मित्रों, आज मैं एक बहुत महत्व की बात आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कई समय से चारों तरफ कि लोग अनेक प्रकार का प्रयोग करते हैं, आर्थिक रीति से नुकसानी में जाते हैं और मिलता कुछ भी नहीं है। मैं सभी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग आर्थिक रीति से सद्धर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मैं खास महत्व की बात कर रहा हूँ कि आप कोई भी बातें सुनी सुनाई अगर पुस्तकों के प्रयोगों है तो प्रयोगों को समझो पहले और समझकर उनको पहले मगज में बिठा लो कि ये प्रयोग में कौन सी द्रव्य है, कौन सी वस्तु परिवर्तन के लिए सफलता की तरफ जाती है। ये सब सोचकर पूरा प्रयोग को बराबर समझदारी से समझो, बाद में प्रयोग करो। नहीं तो आपको हर कोई प्रकार का प्रयोग करने जाओगे तो आपको आर्थिक रीति से बहुत नुकसान होगा, समय भी आपका बर्बाद होगा। इसमें हमें यह भी विचारना चाहिए कि हमें ताम्रवाद के ऊपर काम करना है कि पारदवाद के ऊपर काम करना है। ये विचार कर भी हमें सभी क्रिया करनी चाहिए सभी को। अगर ताम्रवाद के ऊपर हमें काम करना है तो ताम्र के अधीन जो भी क्रिया है इस पर ही हम ध्यान दें तो हमको सफलता की तरफ जाएंगे। अगर पारदवाद के ऊपर हमको काम करना है तो पारद की क्रियाओं में ध्यान देंगे, उसका प्रयोग समझेंगे तो हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि सभी का प्रयोग सुनकर सभी कोई हमको लोभा देता है कि एक प्रयोग मैंने किया है, मेरे से हो गया है, तुम भी ये प्रयोग करो। आजकल वर्तमान में चारों तरफ ऐसा बहुत दिखने मिलता है, क्योंकि वो उनको प्रयोग कर कर थक जाते हैं तो उनसे होता नहीं है, तो फिर वो सोचता है कब दूसरा को मैं ये प्रयोग बताऊँ तो मेरे को खर्च बिना वो दूसरा खर्च करेगा, प्रयोग करेगा तो मुझे रिजल्ट जानना मिल जाएगा। ऐसे चारों तरफ बहुत चलता है। ऐसी बातों में मत आकर प्रयोगों मत करो, प्रयोगों को पहले समझो, समझा करो। अगर ताम्रवाद के ऊपर काम करना है तो भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले कंटक वेदी ताम्र पत्र लेकर उनको शुद्ध करो और एसिड प्रूफ ताम्र बना लो। वो ताम्र को ऐसी दवा शोधो, ऐसा औषध शोधो कि या तो उनको बुझावा देने से शुद्ध होता है और एसिड प्रूफ होता है, ऐसी दवा ढूंढो, या तो कोई भस्म बना के वो उसमें भस्म डालकर कोई क्रिया होती है, ऐसी दवा ढूंढो। ये दो में से एक दवा ढूंढकर उनका प्रयोग करके वो दवा तैयार रखो। अगर बुझावा देने से होता है कई प्रयोग से तो इनसे भी पहले ताम्रपत्र को कंटक वेदी ताम्रपत्र लेकर उनको एसिड प्रूफ बना लो। ये काम ताम्र ऊपर लेना है तो पहले ये करो। बाद में कोई भी प्रकार से एक पक्का कलर बना लो। वो ऐसा कलर होना चाहिए कि जो टच भी देगा और कलर भी पक्का देगा, गर्भवती वाला कलर देवे, ऐसा एक कोई कलर बना लो कि जो आपको सभी धातु के लिए वो कलर काम करे। ऐसा एक कलर बना लो। बाद में एक जसद भस्म होती है जो जसद पारद योग से बनती है। वो जसद भस्म का मैं वीडियो आगे दिखाऊंगा और वो प्रयोग करके बताऊंगा आपको। ऐसी एक भस्म जसद के योग, जसद प्लस पारद योग से बना लो कि जो जसद भस्म शुद्ध किया हुआ पत्रा को पिघाल कर, एसिड प्रूफ पत्रा को पिघाल कर वो भस्म डालने से, जसद की भस्म डालने से इसमें घनता की नरमाई आ जावे, ताम्र के अंदर घनता की नरमाई आ जावे, ढिलास आ जावे। और ढिलास आएगी, ढिलास आएगी, नरमाई आएगी, ताम्र ढीला पड़ेगा, ताम्र नरम पड़ेगा, तो ही इसमें आवाज़ का परिवर्तन होगा।
क्योंकि ताम्र और लोहे का आवाज़ और सोने के आवाज़ में बहुत फेर होता है। लोहे का आवाज़ कोई भी टकराओगे तो इसमें टन ऐसा आवाज़ आता है, और सोने का आवाज़ बिल्कुल बोदा आता है। इसमें पीछे टकराव होने के बाद टन ऐसा नहीं होता है। इसलिए आवाज़ बदल देवे ये जसद भस्म, ऐसी एक भस्म बना लो कोई भी योग से। मैं ऐसा नहीं कहता जसद योग से बनाओ, अगर कोई भी योग से बनती है दूसरा कोई प्रयोग से, तो ऐसी एक तीसरी ये भस्म बना लो। क्योंकि आवाज़ की कलर बदलाव लाना ही होगा, उनकी घनता में भी बदलाव लाना ही होगा, उनके रसदार और ताम्र को दलदार और रसदार भी बनाना होगा। इसके बगैर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। बाद में परिवर्तन वाली एक भस्म बना लो। वो भस्म पारद से बनाओ कि कोई भी पारद जसद योग से भी बनती है, अनेक प्रकार से बनती है, तारद ताम्र से भी बनती है, अनेक प्रकार से ऐसी ये भस्म बनती है। ऐसी एक परिवर्तन वाली भस्म बना लो। और एक तेल ऐसा बनाओ कि जो हमारी भस्म बनती है और हम धातु में डालते हैं तो इसमें बैठती नहीं है, वेधक नहीं होती है। तो एक तेल ऐसा बना लो कि हमारी बनाई हुई भस्म जो वेधक नहीं होती है, उनको ये तेल की भावना देने से वो भस्म में संपूर्ण रीति से संढपणु खुल जावे। ऐसी संढ भस्म को खोल कर उसमें वेधक गुण प्रकट हो जावे। एक ऐसा तेल बनाना ही पड़ेगा, सबको बनाना पड़ेगा। ऐसा एक तेल ऐसा सुरोखा के योग से बनता है, नवसार योग से भी बनता है, ऐसा भी बनता है, दोनों योग से बनता है। लेकिन आपको जो अनुकूल लगे, अच्छी तरह एक काम कर सके, ऐसा तेल एक बना लो। ये 5 औषध हमको ताम्र परिवर्तन के लिए बनाना चाहिए, ताम्र परिवर्तन के लिए करना ही पड़ेगा, तब हम ताम्र में परिवर्तन लाएंगे। लेकिन ताम्र के ऊपर काम किया है तो ताम्र के क्रियाओं के ऊपर ही आप आगे बढ़ो। ताम्र में परिवर्तन के लिए जो क्रिया करनी पड़े इसी में ही आगे बढ़ो, अलग अलग प्रयोगों मत करो। एक हम क्या करते हैं कि एक ताम्र का प्रयोग करते हैं, एक पारद का प्रयोग करते हैं, कलय का भी प्रयोग करते हैं, शीशा का भी प्रयोग करते हैं, हड़ताल का भी प्रयोग करते हैं, मनसिल का भी अनेक प्रकार का प्रयोग हम करते हैं, मिलता कुछ नहीं है। और अलग अलग प्रयोग करने से हमारा आर्थिक रीति से नुकसान बहुत जाता है। इसलिए ये नुकसान नहीं होने के वजह मैं बता रहा हूँ आपको। शायद आपको मगज में उतरे ना उतरे, वो आपकी विचारधारा है, लेकिन अलग अलग हमारा भटकाव बंद हो जाएगा। अगर पारद के ऊपर हमें काम करना है तो पारद की जो क्रिया है इसमें ही हमें ध्यान दो, इसमें ही क्रिया करें। अलग अलग प्रकार की क्रिया हम करते हैं, इसमें हमारा आर्थिक नुकसान बहुत होता है। इसलिए मित्रों, बहुत सोच समझ कर इस औषधों बनाने में आप आगे बढ़ो। मैं तो कहता हूँ सबको सफलता मिले, लेकिन प्रकृति क्या चाहती है ये प्रकृति के ऊपर और हमारे किस्मत के अधीन है, इसमें कोई फेरफार नहीं कर सकता है। अगर प्रकृति हमें देना चाहेगी तो प्रकृति कहीं से भी हमको दिलवा देंगी, कहीं से भी हमको दिलवा देंगी। ऐसा कोई आधार उनको प्रकृति दिलवा ही देगी, लेकिन हमारे किस्मत में लिखा होगा तो ही हमको मिल पाएगा। ये सब रसायन की चीज़ ऐसी है जो हमारे किस्मत के साथ भी जुड़ी है, ऐसा भी कहा जाए। हमारे किस्मत में लिखी है तो हम प्रयोगों से भी सफलता पा लेंगे। अगर प्रयोगों से सफलता नहीं पाएंगे, बिना प्रयोग से भी कोई कहीं से कोई आधारभूत इनको ऐसा प्रकृति दिलवा देती है। आधार किसी को भी भेज देती है प्रकृति, लेकिन यह सब हमारे संचित कर्मों के अधीन ही होगा। लेकिन कर्म करना हमारी फर्ज भी है। हमें भूख लगी है, लेकिन हम रसोई नहीं बनाएंगे तो हम खा ही नहीं पाएंगे, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हम सभी कर्म कर रहे हैं, देना नहीं देना वो प्रकृति के अधीन है। प्रकृति जैसा चाहती है वैसा ही होगा। हमारी चाहना कभी पूरी हुई नहीं है, मानवों की चाहना कभी पूरी नहीं हुई है। किस्मत के अधीन हमारी मानव चाहना पूरी होती है। इसलिए ये बात सभी याद रखो, हम सबको ये याद रखना की जरूरी। इसमें ये जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैं भी बाकात नहीं हूँ, मैं भी इसमें शामिल हूँ।
ऐसा भी मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे सफलता मिल गई है, ये भी गलत बात। मैं कभी किसी को गैर मार्गदर्शन देता ही नहीं हूँ। मुझे जो मालूम है इतना ही मैं कहता हूँ, और मैं किसी को गैर मार्गे दौड़ता भी नहीं हूँ। क्या फ़ायदा मुझे किसी को गैर मार्गे दौड़ने से? क्या मिलेगा मुझे? कुछ नहीं मिलने वाला है किसी को गैर मार्गे दौड़ने से, सिर्फ उनकी हाई ही मिलेगी। तो मैं ऐसी किसी के हाई लेना नहीं चाहता हूँ। और कोई ज़्यादा मध्यम वर्ग के लोगों ही ज़्यादा इसमें प्रयत्न कर रहे हैं, कारण कि हमारी सभी मानसिकता थोड़ी लोभी प्रवृत्ति तो है ही, इसलिए तो हम ये प्रयोग कर रहे हैं सभी। लेकिन लोभी प्रवृत्ति में भी हमें बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। सोच समझ कर क्रियाओं को समझो, क्रिया में आगे बढ़ो, तो हमारे लिए बहुत उचित होगा। और हम शायद प्रकृति की मर्जी होगी तो हमको सफलता भी प्रकृति दिलवाएंगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमारे किस्मत में लिखा होगा तो हमको प्रकृति कहीं से भी दिलवा देंगी, इसमें भी कोई शक नहीं है।